गुड आफ्टरनून एवरीबडी, वेलकम टू क्यूरियस माइंड्स। आज का हमारा टॉपिक है फेडरलिज्म। ये क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 है, इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ जेके बोस एंड सीबीएसई स्टूडेंट्स। हम फेडरलिज्म टॉपिक दो पार्ट्स में करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक के लिए। फेडरलिज्म फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे जो पावर है वो एक सेंट्रल अथॉरिटी और स्टेट या वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स ऑफ अ कंट्री में डिवाइडेड होती है। इजी लैंग्वेज में अगर देखा जाए, सेंटर और स्टेट, इसको हम फेडरलिज्म कहते हैं। जब पावर सेंटर और स्टेट में डिवाइड होती है इज़ फेडरलिज्म। तो ये जो सेंटर एंड स्टेट हैं ये इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैं, क्योंकि ये सेपरेटली आंसरेबल होते हैं। जैसे स्टेट गवर्नमेंट स्टेट को आंसरेबल होती है और यूनियन गवर्नमेंट इंटायर कंट्री को आंसरेबल होती है। यूजुअली क्या देखा जाता है, दो टाइप ऑफ, जैसे सेंटर और स्टेट फेडरलिज्म के अंडर आते हैं तो दो टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स आती हैं। जैसे वन इज़ द गवर्नमेंट जो इंटायर कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इनके अंडर वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो कॉमन इंटरेस्ट के हों, ठीक है। और दूसरी होती है जो स्टेट या प्रोविंसेस लेवल की होती है। तो फेडरलिज्म बेसिकली सेंटर एंड स्टेट में जब पावर डिवाइड की जाती है वो होती है। नेक्स्ट हम करेंगे की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म यहाँ पे 7 दिए गए हैं, जिसमें से जो फर्स्ट है वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है फेडरलिज्म में जनरली लिखा गया होता है, क्योंकि सेंटर और स्टेट के जो रोल्स हैं वो डिफाइंड होते हैं, ठीक है, इसीलिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। सेकंड, डिवीजन ऑफ पावर्स, जिसका मतलब कि जो पावर है वो सेंटर और स्टेट में डिवाइड की गई है, ये भी एक फीचर है फेडरलिज्म का। थर्ड है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है कि जुडिशरी पे बाकी दो ब्रांचेस का इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, जैसे कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का, ये इंडिपेंडेंट रहेगी, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं ये गार्डियन है, इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट जो फीचर है इसका है बाईकेमरलिज्म। बाईकेमरलिज्म होता है अ लेजिस्लेटिव बॉडी जिसके दो चेंबर्स हों, जैसे इंडिया में हम देखते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, ये होता है बाईकेमरलिज्म। नेक्स्ट इसका फीचर है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, फेडरलिज्म में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि सेंटर और स्टेट दोनों का ध्यान देना होता है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है। इसके कारण आप इजीली चेंज नहीं कर सकते हो, जल्दबाजी में चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इसका फीचर है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सेंटर और स्टेट दोनों को पावर कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलती है, क्योंकि उनका रोल ऑलरेडी डिफाइंड है, उन्हें पता है वो क्या कर सकते हैं, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेडरल कंट्री में वो सुप्रीम रहता है। नेक्स्ट की फीचर है डबल सिटीजनशिप। फेडरलिज्म का मतलब है सेंटर एंड स्टेट में जो डिवीजन है, डबल सिटीजनशिप मतलब एक इंडिविजुअल वो सिटीजन ऑफ स्टेट भी है और सिटीजन ऑफ कंट्री भी है। तो ये थे की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। हम कंटिन्यू करेंगे कि ये प्रैक्टिस कैसे होता है। देखिए, जो फेडरलिज्म है ये बहुत सक्सेसफुल हुआ है इंडिया में, ठीक है। कैसे काम करता है इंडिया में वो हम लेटर पार्ट 2 में पढ़ेंगे। बट ये सक्सेसफुल क्यों हुआ है? क्योंकि जब यहाँ पे इंडिया में लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनी थी, मतलब स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज जब बनी गई थी, तो उसके कारण क्या हुआ कि जो कंट्री है वो ज़्यादा यूनाइटेड हो गई, हार्मोनाइज्ड हो गई, और उससे एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी ईजियर हो गई, ठीक है। तो इसने भी फेडरलिज्म को बढ़ावा दिया। दूसरी चीज़ है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने किसी भी नेशनल लैंग्वेज को, मतलब किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया है। हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश है और 22 लैंग्वेजेस हमारी 8th शेड्यूल में है, तो हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इसके कारण भी फेडरलिज्म बढ़ा है और सक्सेसफुल रहा है। 1990s के बाद क्या हुआ है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ का राइज हुआ है, कोलिशन गवर्नमेंट आई है, ठीक है, और एक न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग है। पावर शेयरिंग ने क्या किया है, फेडरलिज्म को बढ़ावा दिया है, सक्सेसफुल बनाया है, ठीक है। तो ये है कैसे प्रैक्टिस किया जाता है और इंडिया में ये कैसे सक्सेसफुल है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि जो आइडियल फेडरलिज्म होता है, मतलब जो फेडरलिज्म है उसमें एक तो म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, और सेंटर एंड स्टेट को ये कई ज़्यादा एग्रीमेंट्स ऐसे साइन करने पड़ते हैं जिसमें वो ये अग्री करते हैं कि उन्हें साथ ही चलना है, मतलब सेंटर ना स्टेट के बिना चल सकती है ना स्टेट सेंटर के बिना, ठीक है। और ये जो बैलेंस ऑफ पावर है सेंटर और स्टेट का, ये डिपेंड करता है कि वो फॉर्म कैसे हुई है, जो कंट्री है वो फॉर्म कैसे हुई है। इसके 2 वेज होते हैं, एक कमिंग टुगेदर फेडरेशंस होती हैं और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस होती हैं। तो हम
यही करेंगे। जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन होती है वो होती हैं जब इंडिपेंडेंट स्टेट्स अपनी मर्जी से आती हैं और डिसाइड करती हैं कि हम एक बिगर यूनिट बनाएंगे। ठीक है, वो अपनी मर्जी से करती हैं। इसमें क्या करते हैं, वो अपनी सॉवरेनिटी, अपनी आज़ादी पूल करते हैं। ठीक है, अपनी आज़ादी थोड़ी सी सेंटर को देते हैं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी अपने पास रखते हैं। ठीक है, ये वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उनकी सिक्योरिटी बढ़ती है और इसमें स्टेट एंड सेंटर के पास इक्वल पावर होती है, जैसे कि यूएस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये 3 कंट्रीज़ में ऐसा देखा गया है। उसके बाद आती है सेकंड, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस वो फेडरेशंस होती हैं जहाँ पे एक लार्ज कंट्री डिसाइड करती है कि अब उसे पार्ट डिवाइड करनी है स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट में। तो इसमें क्या होता है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है, जिसके कारण अनईक्वल पावर्स होती हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ये देखा गया है इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम में। तो ये था हमारा पार्ट 1। इस बार हमने वीडियो इसीलिए छोटी बनाई है कि आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सकें। ठीक है।